Society is the industry, आदमी is a product, इंसान is a product, and input and outputs. कोई पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। और जिंदगी में हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ बदलना है। ये कहेंगे कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मुझे सब समझ गया, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी बड़े हो, आप ये तय करो कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीखना है। और दूसरी बात, आपको एक मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। जिनको मैं दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, जो बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिनका बड़ा नाम था, उनके नज़दीक जाकर जब मैंने उनका अध्ययन किया, चिंतन किया, तब मुझे ध्यान में आया कि मैं जिनको इतना बड़ा समझ रहा था ये बहुत छोटे हैं। और दूर से उसको, जिसको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि इसमें कोई एक इससे क्या सीखना है। उसके नज़दीक जाकर जो अनुभव मुझे मिला, उसमें ध्यान में मेरे मन में आया कि वो बहुत बड़ा है। तो अच्छाई और बड़ाई ये किसी की मोनोपोली नहीं है। एक बार बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर है, उसके नज़दीक जाके पता चलता है ये कैसा है। और दूसरे और डिपार्टमेंट का कोई चपरासी है, वो कोई अच्छी बात सिखा के चला जाता है। तो जीवन में अच्छाई जो होती है वो ढूंढनी चाहिए, और जिससे जो अच्छाई मिलती है। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स। वन, आप जीनियस होते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, तो मेरे समय सोबर्स, लॉयड, कन्हॉय, रिचर्ड्स थे उस समय। तो मैं देखता था, तो उनके जो हाथ बड़े मजबूत रहते थे। तो मुझे लगता था ये जो फटके मारते, स्ट्रोक्स मारते, तो इनके हाथ में बहुत ताकत है। तो मुझे लगा कि ये इतने फास्ट स्ट्रोक मार रहे, इसका कारण इन्होंने कुछ खाते पीते, कुछ मटन खाते, प्रोटीन्स खाते, कुछ ताकत है, एनर्जी इसके लिए कर रहे हैं। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद जब मैं मुंबई में रहने लगा, तो कभी मेरी दिलीप वेंगसरकर से दोस्ती हुई, सचिन तेंदुलकर से हुई, सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर मुझे घर पर आए, तो मैं बोला आपका हाथ दिखाओ। बोले क्या हुआ? मैं देखना चाहता हूँ कि आपका हाथ कितना मजबूत है। तो देखा तो मेरे से भी छोटा सुनील गावस्कर। एक रमाकांत देसाई करके फास्ट बॉलर थे टेस्ट में, वो मेरे से भी, उनकी हालत कोई ऐसी मजबूत नहीं थी। मेरे मन में था कि ये सुनील गावस्कर, ये तो इसके पास ताकत भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इतने बड़े बड़े बॉलर्स आते हैं और ये स्वीप करता है, सिक्सर मारता है, फास्ट बॉलिंग पे सामने आके मारता है। वेंगसरकर को मैंने बैटिंग देखी, अच्छा करता है, ये तो बहुत ही दुबला है, इसका हाथ उतना नहीं, ये कैसे करता है? फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं समझ रहा था वो गलत है। क्रिकेट इज अ टेक्निक, एक स्किल है। 70% स्किल एंड 30% नसीब। कभी कभी ऐसा होता है कि नाइट वॉचमैन सेंचुरी मारता है और तेंदुलकर 0 पर आउट हो जाता है। इसके कारण नाइट वॉचमैन श्रेष्ठ क्रिकेटर कभी नहीं होता। तेंदुलकर भी होता है। शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, उनकी सुंदर कविता थी, और वो बात मुझे बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा था, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में कुछ बातें होती हैं और उसको नसीब का भी साथ है। मैं कोई भविष्यवादी नहीं हूं। अध्ययन सब लोग करते हैं, पर 100 में से 99 मार्क मिलाने वाले 2-4 लड़के होते हैं। शायद उनसे ज्यादा अध्ययन करने वाले होते हैं, उनको 60 मार्क मिल जाते हैं। अध्ययन करने में उन्होंने कोई कमियां रखी नहीं है। लकड़ी तोड़ने वाला जो होता है वो बहुत मेहनत करता है, उसके शरीर से बहुत परिश्रम से बिंदु निकलते हैं, घाम उसके से पसीने की बिंदु निकलते हैं, वो पहलवान नहीं होता। पहलवान जो सिस्टमैटिक रूप से व्यायाम करता है वही पहलवान होता है। तो जीवन में स्किल और कोई स्पेसिफिक सिस्टम से अपने को बनाना, इसका भी एक महत्व है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता जो 3 बिंदु पर है। एक, जिसमें आप कहिए प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप जिस कैटेगरी में कॉलेज में पढ़ रहे, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रशिक्षण। और कोई अच्छे व्यक्ति के विचार सुनते हैं, दैट इज प्रबोधन। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, उसका अध्ययन करके आप भविष्य की नीति बनाते हो, तो फिर आप अच्छी तरह से आगे काम कर सकोगे। इसमें और आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आप बहुत सी बातें ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात है कि समाज में हम किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं। अब गुणों दोषों के साथ स्वीकारते हैं, शायद वो कॉलेज हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पार्टी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। वी नीड अ सिस्टम बाय विच उसके गुणवत्ता को हम बढ़ाते जाए और दोषों को कम करते जाए। देखिए, ये फालतू बात है कि कोई मैं तो इस बात का अनुभवी हूँ कि मैं कभी दिल्ली नहीं आया हूँ, मैंने किसी का कटआउट नहीं लगाया और मैंने 100 रुपये किसी को हार डालने के लिए खर्चा नहीं किया। मैंने 2 ही बार हार खरीदी किए थे, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए और एक लता मंगेशकर के लिए। और मैं मेरे क्षेत्र में कभी भी जाता हूँ तो हम वहाँ रूलिंग पार्टी है, पर स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर मुझे कोई लेने के लिए नहीं आता। और मैं दिल्ली जरा मना करता नहीं क्योंकि लोग नाराज हो जाते, तो मुझे को भी छोड़ने के लिए कोई आता नहीं, पहुँचाने के लिए कोई आता नहीं। मेरी सिक्योरिटी रहती है और पीए रहता है और मैं निकल जाता हूँ। तो मुझे को भी लीडर बनने में अड़चन नहीं। मेरी सभा में 50,000 लोग आते हैं। ये करने से लीडर बनता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि किसी के पीछे लग जाए, उसकी तारीफ करे, उसके गले में हार डाले, उसके आगे पीछे घूमे, फिर वो आपको देखेगा, फिर वो खाना खिलाने के लिए जाएंगे, फिर वो आपको टिकट देगा। लोग घूमते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में से साइंस स्टूडेंट होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि जितने वजन की वस्तु व्यक्ति हो चाहे वस्तु पानी में डालो, उसके वजन का उतना पानी ऊपर आएगा। आप में जितना गुण होगा उतना आपको यश मिलेगा। तो आपकी कैलिबर को बढ़ाओ, आपकी गुणवत्ता को बढ़ाओ, आपके एक्सेप्टेंस को बढ़ाओ, आपकी पब्लिक इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, आपके ओरेटरी को बढ़ाओ, आपके पर्सनैलिटी को अच्छा बनाओ। यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक विद द पीपल, हाउ इफेक्टिव स्पीकिंग क्या हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सब लोग जीनियस नहीं होते, उसको बनाना, व्यक्ति को बनाना इज द बेसिक थिंग। और शिक्षा, द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेकिंग फ्यूचर जनरेशन। शिक्षा पर होने वाला खर्चा ये भविष्य के निर्मित के लिए लगने वाली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या वो शिक्षा उस स्तर की है? क्या उस शिक्षा के संस्कारों से तैयार हुआ व्यक्ति से जो अपेक्षा समाज और देश कर रहा है वो उसका वैसा तैयार हो रहा है? क्या शिक्षा में नैतिकता, वैल्यू बेस्ड विचार कितना है? मैं कुछ दिन पहले फिल्म एक्टर अपने कौन है, बहुत अच्छा उनका पिक्चर तारे जमीन पर देखा होगा आपने। तारे जमीन पर वो प्रद्युम्न जोशी, वो उत्तराखंड का मेरे पहचान का, उसने पिक्चर लिखा शायर आमिर खान का। आप उस पिक्चर में देखिए कि एक पिक्चर में, ये भी पिक्चर निकालने वाले इतने आसानी से नहीं निकलते हैं, उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है। वो जो मुन्ना बाबू वाला जो संतोष को हिरानी, क्या नाम उसका, वो जो राजकुमार हिरानी, वो हमारे नागपुर का है, मेरा मित्र है। उसने 20 उसके पास स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां, और कथानक का रिसर्च करते साल भर में। नितिन जी बोले मैं एक ही पिक्चर निकालता हूँ, और उसका रिसर्च करके पिक्चर निकालते हैं, और फिर उसके बाद वो हिट होता है। इसका कारण उसके पीछे जो पूर्व तैयारी होती है उससे होता है। ये ऐसा है क्या कि धूप तप जाती है और बर्फ पिघल जाता है? क्या व्यक्ति का निर्माण इज ए नेचुरल प्रोसेस, इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, क्या है? और इसलिए पहली बात ऐसी है कि जिसके लिए हमने बहुत समय देना चाहिए, उसमें देश में लोग समय नहीं दे रहे हैं। ना जिनको बनना है वो दे रहे हैं, और जिनको बनाना वो दे रहे हैं। और अगर प्रोडक्ट और व्यक्ति अगर सही निर्माण नहीं होंगे तो यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। मैं जब मंत्री था तो मेरा बजट था डिपार्टमेंट का 1250 करोड़ का, और काम करने वाले कर्मचारी थे 39,000। 39,000 लोग 1250 करोड़ के बजट का इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जब मैंने 8,000 करोड़ के काम किए और एक प्राइवेट कारपोरेशन तैयार की, तो आप ही बताइए कितने लोग होने चाहिए? आपको ताज्जुब होगा कि हमने एक्सप्रेस हाईवे से लेकर फ्लाईओवर तक और सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने वाले केवल 150 लोग थे। 49 लोग 8,000 करोड़ का काम कर सकते हैं और 1250 के लिए 39,000 लोग लगते हैं। इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम है।
और सिस्टम जब तक इंप्रूव नहीं होगी तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब करप्शन जो है, इट इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। मैं उसको बाय प्रोडक्ट कहूँ कि डैमेज प्रोडक्ट कहूँ कि वर्स प्रोडक्ट कहूँ कि यूजलेस प्रोडक्ट कहूँ, आई डोंट यूज एनी टर्मिनोलॉजी फॉर दैट। इसका कारण हम जब यूनिवर्सल थिंकिंग करते हैं, बाय लार्ज थिंकिंग करते हैं, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, पार्ट एंड पार्सल सोसाइटी। और इसको अगर दूर करना होगा तो पहली बात यह है कि आज समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है? क्योंकि नेता लोग और ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी नेता को चुनकर देने वाली कौन है? जनता है। फिर जनता अगर अच्छी है तो भ्रष्ट नेता चुनकर क्यों आते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। देन इट स्टार्ट्स कि समाज में कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो ईमानदार है, अच्छे लोग हैं, अपमान सहन करते, या सक्सेस नहीं मिलता फिर भी अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नीति मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्टकट से जाओ जल्दी तरक्की हो जाएगी। एक फिलोसोफर ने कहा है शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट अगर मारने की कोशिश करेगी तो इट कट यू शॉर्ट। लॉन्ग टर्म अगर विचार करना होगा तो आज की स्थितियां जो है, इसको विशेष रूप से ये एक सोशल प्रॉब्लम है और पॉलिटिकल पार्टी में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने लीडरशिप को और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा। व्हाट इज द टारगेट? द टारगेट इज द लीडरशिप शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो देश हित में काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त रहे और वो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि व्हाट आर द चैलेंज? द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द चैलेंज, increase the employment potential is the challenge, increase the per capita income and GDP is the challenge, the disparity between the rich and poor इसको कम करना is a challenge. Everything is possible, nothing is impossible. Impossible word itself it means that I am possible. हो सकता है, 99% तक पहुंच सकते हैं, सब नसीबवान लोग शायद 100% भी पहुंचेंगे। Everything is possible. प्रॉब्लम ये है कि ये पॉसिबल करने में, इसको सुलझाने में हम इसका अध्ययन कैसा करेंगे? देखो आपको एक बात बताता हूँ, शरीर शास्त्र है, आप पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं, MRI निकालते हैं, ECG निकालते हैं, आंखें जांच करते हैं, देयर इज अ सिस्टम अवेलेबल एंड डे बाय द हेल्प ऑफ द रिसर्च वी नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिस्टम बाय विच यू कैन डायग्नोसिस ऑफ एनी टाइप ऑफ पेशेंट। डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है, रिसर्च डेवलपमेंट से अच्छी अच्छी बातें आई हैं। क्या समाज में बुराई का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है? क्या समाज के बुराई को क्यों है इसका कारण ढूंढना नहीं जा सकता? अगर कारण ढूंढना जाने के बाद, अगर ढूंढने के बाद क्या उसके ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई उपाय नहीं है? पहली बात है, इस पर मेडिसिन है, उपाय है। आप में पॉजिटिव आत्मविश्वास है क्या? आप में स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं कि विशेषता राजनीति में लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके आत्मचरित्र का एक सुंदर वाक्य था और आप जरूर लिख के रखिए वाक्य, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिंदगी में हार होती है, जीत होती है, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी सम्मान होता है, कभी उपेक्षा होती है, कभी अड़चने आती है, कभी अच्छाई का माहौल रहता है, कभी हवाएं रहती है, कभी पानी रहता है, कभी बरसात होती है, कभी धूप होती है। इट इज बट ए नेचुरल। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यावत चंद्र दिवाकरो नियम है। नो वन इज, इसका कोई अपवाद नहीं है। कोई राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, कोई और MP बने, मुख्यमंत्री बने, आखिर वह इंसान है। मुझे बताइए इसमें से आपको किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से बनना है और किस प्रकार से जीना है? आपका जीवन दृष्टिकोण क्या है? आपका विजन क्या है? आपका लाइफ अप्रोच क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी पर्सन। मैं आपके पास पॉलिटिक्स की बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं पक्का इस बात में, आई नेवर वांट टू यूज पॉलिटिकल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पर्पस। My sincere feeling is that we don't want politics of any political party in the university premises. It's only related with the education.
सब बातों में राजनीति में, आई डोंट यूज दिस प्लेटफॉर्म टू यूज माय पॉलिटिकल थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी। मैं तो नेशनल इंटरेस्ट में बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, और मुझे लगता है कि आप यंग जनरेशन हो, यू कैन विन, आप इसको बदल सकते हो। क्योंकि रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र का एक सुंदर वाक्य था, उन्होंने कहा था कि द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी कभी युद्ध में हार जाने से समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि से भाग जाता है तब आदमी समाप्त हो जाता है। दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, बट वी नीड ए लीडरशिप कि हम इससे बाहर आकर हम लोग इस स्थिति को बदलेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त, गरीबी मुक्त अच्छा हिंदुस्तान हम निर्माण किए बिना नहीं रहेंगे। दिस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अप्रोच आपके पास। अब मैं तो 53 इयर्स का हुआ हूं, तो मैं कोई युवा नहीं हूं, पर मैं सबको कहता हूं कि 18 से 22 साल के अच्छे लड़के को देखो, उनको प्रोत्साहन करो, उनको अपॉर्चुनिटी दो, अवसर दो। देखो अवसर सबके सामने है। बार बार मैं एक बात दोहराते रहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। समस्या सब जगह, मेरे सामने समस्या है, आपके सामने समस्या है तो है, लेट अस गो, देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है द करप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, और इसका संबंध व्यक्ति के साथ जुड़ा है। व्यक्ति इज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम जब तक अच्छे व्यक्तियों का निर्माण नहीं करेंगे तब तक बुराई को दूर नहीं कर सकते। मुझे एक छोटा उदाहरण याद आता है, वो स्टीम इंजन था और गाड़ी जोरों से जा रही थी। आपको मालूम है कोयले के ऊपर वो गाड़ी चलती थी, पुराने स्टीम इंजन थे। गाड़ी जोरों से जा रही थी, अचानक खूब बरसात हुई, खूब पानी आया, और जो रेलवे के ऊपर, जो रेलवे का पुलिया था उसके ऊपर 2 फीट ऊपर से पानी बहने लगा, तो गाड़ी रुक गई। धीरे धीरे 6 घंटे के बाद लोग त्रस्त हो गए। बच्चे थे, फैमिलीज थी, उनको लगता था अब जल्दी जाए घर पर, कितना समय, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, अस्वस्थता थी क्योंकि सामने पानी था। ऊपर में पानी, नीचे में पानी, बाजू में पानी, सब जगह पानी ही पानी था। 7 घंटे के बाद पानी कम हुआ, जो रेलवे की पुलियाओं के ऊपर का जो पानी था वो पानी भी कम हुआ और रेलवे की लाइन साफ दिखने लगी। तब लोगों को लगा कि अब गाड़ी शुरू हो जाएगी, हम स्टेशन पर, हमारे आखिरी स्टेशन पर पहुंचकर घर चले जाएंगे। फिर भी 2 घंटे हुए गाड़ी नहीं चली। तब लोगों के मन में चिंता हुई और लोग डब्बे से उतरकर इंजन ड्राइवर के पास और कहने लगे, भाई हम 8-9 घंटे से बैठे हैं, पानी था वो रुक गया, बाढ़ थी वो कम हो गई, रेल की लाइन पटरी पर अब सीधी दिख रही है, अब गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, जल्दी लो, हमको घर छोड़ दो। तब इंजन ड्राइवर ने जवाब दिया, साहब मुझे माफ़ करिए, ऊपर पानी है, नीचे पानी है, बाजू में पानी है, सब जगह पानी ही पानी है, पर इस इंजन को चलाने के लिए जो टैंक थी उसमें लीकेज था। जो शुद्ध और स्वच्छ जल इसमें डालकर इसकी स्टीम होती थी जिस पर ये इंजन चलता था, वो पानी टंकी को लीकेज था, और जिसके कारण 7 घंटे में पूरा पानी बह गया। हम स्टेशन पर जाते तो पानी भर देते, अब उसका पानी पूरा निकल गया है, मैं इंजन नहीं चला सकता, गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता। इफ यू वांट टू रन द ट्रेन ऑफ आवर कंट्री, वी नीड द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ऑनेस्ट लीडर, जो इंजन के पानी, शुद्ध और स्वच्छ जल जैसा देश की गाड़ी को जलाने का काम करेंगे। तो उंगली दूसरे तरफ मत दिखाइए। लोगों के घरों से महात्मा गांधी, सावरकर और शिवाजी महाराज तैयार हो, हमारे बच्चे ने तो एक बंगला खरीदना चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी चाहिए, 2 बच्चे और पत्नी सुखी में रहना चाहिए। तुम्हारे घर से शिवाजी, सावरकर, महात्मा गांधी कॉन्ट्रैक्ट तुमको दिया गया। आप एजुकेशन ले रहे हो, देखिए राजा रहे कि बाजा रहे, दे आर पार्ट एंड पार्ट ऑफ सोसाइटी, और खुले रूप से हो रहा है। जब तक जनता में भ्रष्टाचार के प्रति क्रोध नहीं है, तब तक लोगों को जब पता चलेगा
कि जो नेता भ्रष्टाचार करेगा उसको जनता चुन कर नहीं देगी, ये पता चलेगा तो मुझे लगता है नेता सुधर जाएंगे। और दूसरी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको राजनीति में आना है तो विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और आपको मैं कभी मिलता हूँ कार्यक्रम में तो पूर्ण समय काम करना, मैं पार्टी के लिए करना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ तुम क्या करते हो, बोलते मेरे घर में बहन है, भाई है, घर में घर कैसे चलता है, ठीक स्थिति नहीं है। मैं कहता हूँ एक काम करो, पहले घर अच्छा करो, घर परिवार को देखो, 2 पैसे कमाओ और फिर राजनीति में आओ। अगर ये तुम नहीं करोगे तो गरज लगने वाली है। अब मैं अगर हूँ तो मुझे मिनिमम 3 जगह मेरा घर है, मुंबई में है, नागपुर में और दिल्ली में है। और मेरा बहुत ही कम रिजनेबल भी खर्चा होगा तो भी गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, घर में आने वाले लोग, तो 5 लाख रुपए महीना खर्चा है। अगर 5 लाख रुपए महीना अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर उसको जो गैप आएगी उसमें लोग आएंगे, गडकरी साहब वो थोड़ा सा फ्रूट्स आपके पास भेज देते हैं, गडकरी साहब मेरी गाड़ी आप जरा यूज़ कर लो। मैं हवाई जहाज यूज़ करता हूँ, अध्यक्ष बनने के बाद कई स्पेशल फ्लाइट्स को रेट किया यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं कभी कन्याकुमारी हूँ, कभी त्रिभुवन घूमते रहता हूँ, काफ़ी घूमना पड़ता है। एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम होते हैं। मैंने काम किया पहला, मैंने कहा किसी भी 10-15 लोग ऐसे कि मैं मांगूँ तो मुझे हवाई जहाज मिल सकता है, मैं किसी का हवाई जहाज नहीं यूज़ करूँगा। मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया स्टैम्प पेपर पर लिखकर, और आवर के बेसिस से कम पैसे में रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मैं कहता हूँ 1 दिन 2 नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यू कैन यूज़ दिस कमर्शियल फ्लाइट, तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसमें जा सकते हैं। मुझे बताइए, पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है, घर चलाने के लिए पैसा लगता है। आप सनदशील और ईमानदारी के मार्ग से पहले पैसा कमाइए। मैं आज पैसा कमाता हूँ और मुझे मेरे घर, मैं अपने टिकट खुद निकालता हूँ, मेरी कंपनी पावरफुल है, वो 2 पैसे करती, मेरी गाड़ी मेरे कंपनी की है, पार्टी की नहीं है। मेरे घर पे मैंने फर्नीचर अपने पैसे, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। जब मेरी गरज अगर मैं पूरी कर सकता हूँ तो मुझे कोई ट्रैप में नहीं खींच सकता। इसलिए पहले नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो राजनीतिक नेताओं को मैं कहता हूँ कि तुम काम मत करो, पर सनदशील और ईमानदारी के मार्ग से आप पहले अपना घर दार अच्छा करो और फिर काम करने के लिए आओ। आप में से किसी को राजनीति करनी होगी तो पहले अपना धंधा, अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन ठीक से करिए, उसमें अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाइए और फिर राजनीति में आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी गरज के कारण फिर आपको करप्शन करना पड़ेगा और फिर आप गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली बात, पैसा, रिसोर्सेस जो है, पैसा है, ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं हो सकता, और इसलिए जितना आवश्यकता भी उतना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है कि आपके व्यक्तिमत्व पर आपके ऊपर कैसे संस्कार हो रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाते हैं, विरासत, संस्कृति और इतिहास की बात करते हैं, तो हमारे देश में लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक एजेंडा ला रहे, ये जातिवादी एजेंडा ला रहे। कैसे लोग खड़े होंगे? आप अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं समझेंगे, आपने कभी स्वतंत्रवीर सावरकर का जीवन नहीं पढ़ा, आपने कहीं शहीद भगत सिंह की जीवनी नहीं पढ़ी, चंद्रशेखर आजाद की नहीं पढ़ी, तो आपके मन में अच्छे विचार कैसे पैदा होंगे? हमको हमारे विरासत और इतिहास से मिले हुए जो हमारे बड़े नेता हैं, उनके जीवन दृष्टिकोण को, उनकी कटिबद्धता को, उनकी गुणवत्ता को हम हमारे बीच में लाने की कोशिश करें और अच्छा बनाएं। हमारे शिक्षा के माध्यम से, माता और पिता के माध्यम से, हमारे मित्रों के माध्यम से, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता करते काम करने वाले संगठन के माध्यम से, हमारे महाविद्यालय में जो शिक्षक है उनके माध्यम से हमारे ऊपर अच्छे संस्कार अगर होंगे, हम अच्छे व्यक्ति के रूप में अगर तैयार होंगे, तो फिर हम समाज के सभी प्रश्नों को सुलझाने के लिए क्षमतावान होंगे। एवरीवन हैज गॉट द पोटेंशियल एंड एबिलिटी। आपके इसमें सब लोगों में एबिलिटी है, पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्किंग है, पर इसके साथ साथ वैल्यू, इस पर भी श्रद्धा रखनी होगी, इतिहास को समझना होगा। देश प्रेम ये कोई कॉलेज में ऐसा कोई सब्जेक्ट देकर पढ़ाया नहीं जाता, इतिहास पढ़ने से पता चलता है। पूरा समाज हमारा है, हम जात पात छुआछूत अस्पृश्यता नहीं करेंगे,
हम सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी को हमारी कमिटमेंट करेंगे, रखेंगे, और हम लोग इस समाज को गरीबी से मुक्त करेंगे। हो सकता है, पर ये तभी होगा कि जब ये अच्छी बातों को बताने वाले एटमॉस्फेयर में, उस संगठन में, उस संस्कारों में आप रहोगे। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है। मैं विद्यार्थी परिषद में था, मुझे ये सीखने के लिए मिला। मैं 25 साल पूरे किए थे, तो मुझे लोकसभा का टिकट मिल रहा था जनता पार्टी का। तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि सब कह रहे तुम लड़ो, तुम स्टूडेंट लीडर हो, पॉपुलर हो, और इतने कम उम्र में एमपी बन जाओगे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मुझे लगा, तो मैं मदन दास जी के पास गया और उनको पूछा कि सब लोग मुझे बोल रहे कि तुम लड़ो, मैं क्या करूं? बोला आप मत लड़ो। तो मैं क्या करना चाहिए? बोले देखो, अगर आप जल्दबाजी करोगे लड़ने में तो आप चले जाओगे, ये लोग आपकी पॉपुलरिटी अभी यूज करेंगे, पर आप ठीक से नहीं बने हुए हैं। जब आपकी बुराई आगे आएगी, ये उठाकर आपको फेंक देंगे और घर वापस भेज देंगे। अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो आप और 4 साल ट्रेनिंग करो, अच्छा काम करो, आप में जो कमियां होगी वो दूर होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, और फिर आप राजनीति में जाओ। देन यू कैन बी ए यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द पार्टी एंड द सोसाइटी, तब आपका उपयोग होगा। और मैंने उनकी सलाह मानी, मैंने एमपी टिकट का मोह छोड़ दिया और 4 साल में बिल्कुल साइलेंटली काम करता रहा। मेरे अनुभव से बताओ, जो 4 साल में मुझे सीखने के लिए मिला, वो जीवन के संघर्ष में वो मिली हुई पूंजी इज द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर मी एज ए स्मॉल कार्यकर्ता। और उसके आधार पर मैं काम करते रहा, और मैं न चाहते हुए, न आते हुए, न किसी, मुझे आई डोंट, मैं दिल्ली के रास्ते नहीं जानता। मुझे दिल्ली में एक ही बात मालूम थी, मैं सुबह आता था, हवाई जहाज से आकर होटल ताज मानसिंह में उतरता था, और 9-10 बजे, मैंने 5 साल दिल्ली की कभी रात नहीं देखी थी, किसी नेताओं के घर नहीं देखे थे, और मैं एयरपोर्ट पे चला था, कभी कभी रात को 12 बजे का इंटरनल फ्लाइट मिल के मैं अपने मुंबई वापस चला जाता था। आई डोंट नो दिल्ली। तो लोगों ने कहा ये अननोन आदमी है, तो बराबर सही था, मैं अननोन था। तो मैं यहाँ आया नहीं, मुझे कोई पता नहीं था, पर मुझे बिना मांगे, बिना चाहते हुए पार्टी ने हाईएस्ट पोस्ट पर दी। जो व्यक्ति पोस्टर चिपकाने का काम करता था, जो दीवारों पर लिखने का काम करता था, जिसके माता पिता कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, न जात कोई फेवरेबल है, न कभी मैं आया, न कभी गुच्छ किसी को दिए, न किसी के पास मैंने बोला मरी सोचो, नेचुरल प्रोसेस में मुझे अवसर मिला। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस रखकर अगर आप अच्छा काम करते जाएंगे, तो जो गीता का विचार है उसमें लिखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देता भगवान, जो अच्छा है तो मिलेगा। और मेरी दूसरी बात आपसे है कि इन सब विषयों को आज क्यों गलत निर्णय होते हैं, क्यों भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है, इसका कारण ये डिटोरेशन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत बड़े प्रमाण पर हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सोसाइटी में डिटोरेशन हुआ है। धीरे धीरे लोग कहने लगे भाई आज के ज़माने में पैसे दे बिना और खाए बिना जमता नहीं, इसको मानने वाले लोगों की मेजॉरिटी बड़ी है। ऐसे भी लोग हैं कि आज हुआ कि सीबीसी का निर्णय हुआ था, देखिए देर है पर अंधेर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने थॉमस जिनकी नियुक्ति सीबीसी पर हुई थी उसको नकार दिया। गॉड इज ग्रेट। जो गलत हुआ है वो कहीं ना कहीं सुधारा जाता है और उनको सुधारना पड़ता है, जबकि ये बात उसी समय नहीं होती जब सुषमा जी ने रिटर्न ऑब्जेक्शन लिया था कि ऐसा मत करिए। तभी अगर प्रधानमंत्री मान लेते तो इस प्रकार की बेइज्जत सरकार की कभी नहीं होती। और इसलिए आप एक बात रखिए कि हम इससे लड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते समय हमको एक काम करना होगा कि हम भी भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई हम लड़ नहीं सकते हैं। आखिर में कुछ 5-6 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसका निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूं कि ई टेंडर, अगर ई टेंडर अगर ग्लोबल निकलता है और इंटरनेट पे आता है तो रिंग करने की संभावना नहीं है। ई ऑक्शन, आपको कोई चीज बेचना है तो ग्लोबल टेंडर करो, ई ऑक्शन। अगर स्पेक्ट्रम का ई ऑक्शन अगर होता तो नौबत नहीं आती।
आज जो सीएजी कह रहे कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, अगर ग्लोबल ई टेंडर होता और ग्लोबल ई ऑक्शन होता तो नहीं होती। ई परचेस, आपको जो भी करना है उसका ग्लोबल टेंडर निकालिए, परचेस करिए। और एक मध्य प्रदेश के शासन ने अच्छा निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और इधर क्लार्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की तकरार आती है और उसकी इंक्वायरी होती है तो उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक कोर्ट स्थापन करिए, भ्रष्टाचार विरोधी कोर्ट, और मुकदमा डालिए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए। अगर ये प्रूव हुआ कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी जब्त करिए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण भ्रष्टाचार के प्रकरण बाहर आ रहे हैं। हम लोग 70% सुधार प्रशासनिक सिस्टम और हमारे प्रोसेस में अगर सुधार करते हैं तो 70% सुधार आएगा। और हमारे एजुकेशन से और संस्कारों से अगर अच्छे नागरिक बनाते हैं और जो उनके जीवन में, जीवन दृष्टिकोण में भ्रष्टाचार का विरोध में है, जीवन में नहीं करेंगे, इस प्रकार का संकल्प करके जीवन में काम करते हैं, तो मुझे लगता है दोनों बातें आएगी तो 90% सुधार होगा। कुछ तो प्रशासनिक सुधार, ट्रांसपेरेंसी, कुछ कानून, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को स्ट्रेंथन करें, लोगों के मन में डर पैदा हो। मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट, तो मैंने एक वाक्य में कहा, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। जब अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और बुरे काम करने वालों को सजा होगी, प्रक्रिया न्याय की हो चाहे सिस्टम की हो, जब गतिशील और ट्रांसपेरेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके सिस्टम रिजल्ट ओरिएंटेड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिटिंग ऑफ द सिस्टम होगा, तब धीरे धीरे हमको अच्छे परिणाम दिखेंगे। देखिए, प्रश्न और सवाल कुछ भी हो, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाले युवाओं को, नेताओं को मैं देख रहा हूं, आप देश का भविष्य है। लेट अस एक्सेप्ट दिस चैलेंज और आपके जीवन में उस संस्कारों को लेकर समाज के लिए, देश के लिए और इन अच्छाई के लिए मैं संघर्ष करूंगा और संघर्ष करते समय इन दोषों से मैं दूर रहूंगा। इतना भी काम अगर हमने किया तो हम देश में क्वालिटेटिव रिफॉर्म ला सकते हैं। मेरे दोस्तों, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण पॉलिटिक्स है। लेट अस कन्वर्ट पॉलिटिक्स, राजकारण, इनटू राष्ट्र कारण, समाज कारण एंड विकास कारण। वी कैन चेंज दिस। वी आर कैपेबल, वी हैव गॉट द पोटेंशियल। सब कुछ हमारे पास है, पर यह करने की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति आपके मन में होगी और उसके अनुरूप व्यक्तिगत जीवन में आपका व्यवहार होगा, तो देश के सामने ये जो जटिल प्रश्न समस्या एक कीड़ के रूप में खड़ी है, जिसको कैंसर कहा है, इसको भी हम मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर बहुत कठिन है, पर जो लोगों के पास स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर थी, उन्होंने कैंसर पर मात की। राम नाईक करके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको कैंसर हुआ था, बहुत ट्रीटमेंट ली, पर उनकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति थी और आज से 12 साल पहले उन्होंने कैंसर पर मात की और अच्छे हुए और आज वो कॉमन मैन जैसे जीवन में काम कर रहे हैं। कैंसर भाग गया, तो ये जो कैंसर है ये भाग सकता है। आपके हृदय में, आपके मन में उसकी भगाने के लिए स्ट्रांग इच्छा शक्ति है क्या? अगर स्ट्रांग इच्छा शक्ति थी, उसके अनुरूप सिस्टम करने की आपकी इच्छा है क्या? चेक काउंटर चेक्स निर्माण करने की आवश्यकता है क्या? फिर आप जैसे, हमारे जैसे लोग जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में काम करते हैं, क्या उन लोगों को हम अच्छा नहीं बना सकते? क्या उनके द्वारा हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते? द आंसर इज ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं और इसको, कमियों को कम कर सकते हैं। जो भ्रष्ट है उनको सजा कर सकते हैं, जो ईमानदार है उनका गौरव कर सकते हैं और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील कर सकते हैं। दोस्तों, आप भविष्य का फ्यूचर हो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल पॉलिटिक्स। लेट अस होप, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप संकल्प करो और इस बुराई को समाप्त करके 21वीं सदी का हिंदुस्तान
भय, भूख और आतंक से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, विकास अभिमुख और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे देश को बनाएंगे। इन सब बुराई को दूर करके, इसका संकल्प करके आप पॉजिटिव अप्रोच में, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ, इच्छा शक्ति के साथ समाज में भी काम करो। राजनीति में आना है तो राजनीति में काम करो, जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाकर काम करो, पर अपनी मूलभूत बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, आगे चलते ही रहो। ये सफलता आपको चूमेगी, आपको यश मिलेगा, यही मेरी शुभेच्छा। धन्यवाद।